बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार संविधान के माध्यम से सहज और सरलता से ही दे दिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धन उपार्जन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अधिकार बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया था तब बड़े ही सरलता से समान रूप से बिना लिंग भेद के स्त्रियों को भी प्रदान किए, जिससे वो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो 30-35 साल पहले भी संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात होती थी, बिल आते थे, लेकिन संसद में महिलाओं को अपने साथ बिठाने के आरक्षण बिल पर कभी भी सहमति नहीं बन पाई। बस इतना हुआ कि जब जब ये बिल आया गया, पार्टियों ने धीरे धीरे महिलाओं को उसमें लेना शुरू किया। कुछ महिलाएं सांसद के रूप में लोकसभा में विराजमान हुई, लेकिन वो प्रतिनिधित्व इतना कम था कि पुरुषों की आवाज़ के नीचे उनकी आवाज़ दब जाती थी। महिलाएं महिला अधिकारों के लिए, आरक्षण बिल के लिए लड़ते लड़ते बूढ़ी हो गईं, लेकिन आज भी महिला आरक्षण बिल की स्थिति वैसी की वैसी है। महिलाओं को संसद में अपने साथ बिठाने के मुद्दे पे पुरुष कभी भी एक मत नहीं है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार की भी शक्ति दी। जो महिला मत दे सकती है, जो प्रतिनिधित्व दे सकती है, आधा आबादी का जो आधा हिस्सा है, जो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, जिसका घर में प्रतिनिधित्व 100% है, जो घर के काम काज, रोटी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, उसमें जब वो अपना 100% दे सकती है तो लोकसभा में वो अपना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे सकती। मैं तो कहती हूँ कि जितनी आबादी है उतना ही लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। 33% ही क्यों, 50% प्रतिनिधित्व लोकसभा में महिलाओं का होना चाहिए। तभी वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगी, तभी तो वो अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी, तभी तो वो मुखर हो पाएंगी, तभी तो वो महिलाओं के प्रति सचेत रह पाएंगी। आज स्थिति यह है कि लोकसभा में 543 सीटों में से मात्र 78 महिला सांसद हैं, जो लगभग 14% होता है। वहीं पे पुरुष सांसद 465 हैं। 465 के अंक के सामने 78 महिला आटे में नमक के बराबर हैं। जब घर के कामकाजों में, जिम्मेदारी में, खाना पकाने में, कपड़े धोने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 100% है, तो फिर क्यों ना ऐसा करें कि घर के कामों में भी पुरुषों का प्रतिनिधित्व 96% और महिलाओं का 14% कर दिया जाए। फिर तो बराबरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। महिलाओं को सिर्फ दी जाती है सुविधाएं के नाम पे होता है जीरो बैलेंसिंग पे खाता खुलवा देना, 1000 रुपये की पेंशन दे देना, कन्या विवाह के लिए अनुदान दे देना। इस तरह के छोटे मोटे सुविधाएं महिलाओं को देके एक मृगमरीचिका रची जाती है कि हम महिला सशक्तिकरण के प्रति सचेत हैं, हम महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में महिला सशक्तिकरण किया नहीं जाता, बल्कि उसे निशक्त बनाया जाता है। देश के शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों की भी यही स्थिति है। यदि आप उनके घर के अंदर झांक कर देखें तो वहाँ आपको पता चलेगा उन घरों में महिलाओं का पक्ष सबसे कमज़ोर है, वहाँ महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित हैं, वहाँ महिलाएं सबसे अधिक प्रताड़ित हैं। ऐसे में महिला आरक्षण बिल का क्या औचित्य रह जाता है? क्या बहुमत वाली सरकार होते हुए भी 33% लोकसभा में महिला सांसद का बिल गिर सकता है? ये केवल एक भ्रम रचा गया है, जो सिर्फ ये दिखाते हैं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। लोग ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आज जब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनकी आवाज़ बुलंद है, स्पष्ट वक्ता हैं, स्पष्ट क्या अच्छी वक्ता हैं, तब भी हम उनको अपने साथ लोकसभा में बिठाना नहीं चाहते। या
नैतिक मूल्य ज़्यादा अधिक स्ट्रांग हो जाएंगे, इसलिए हम महिलाओं को लोकसभा में बिठाना नहीं चाहते, या वो उन सब आदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर पाएंगी, इसलिए हम उन्हें नहीं बिठाना चाहते। क्या उनके घर की स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्या इसलिए हम महिला सांसदों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें सोचने चाहिए, जो हमें विचारने चाहिए, जो हमें मनन करने चाहिए कि क्या हम वास्तव में महिलाओं के साथ अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर बाहर हम क्यों अनकंफर्टेबल हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ।